नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 26 मार्च 2026 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज देखो द हिंदू में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। और कल किसी एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर इंडियन एक्सप्रेस से आर्टिकल लीजिए। यार हम इंडियन एक्सप्रेस क्या बल्कि हिंदुस्तान टाइम्स सभी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से आर्टिकल लेते हैं और डाइवर्सिटी लेके आते हैं। मतलब आजकल सारे जो न्यूज़पेपर्स है ना पूरा युद्ध से भरे हुए हैं। एक न्यूज़पेपर में 80% आर्टिकल्स जो हैं वो युद्ध से रिलेटेड आ रहे हैं। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा गया युद्ध में तो सिर्फ एक या दो क्वेश्चन, दो भी नहीं एक ही होगा। मेंस में एक हो सकता है, प्री में भी हो सकता है, लोकेशन से संबंधित एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो हम सारा दिन युद्ध नहीं डिस्कस कर सकते ना। ईरान और इनका चल रहा है, जो मुझे लग रहा है काम का आर्टिकल है, काम आ सकता है, जहां से पॉइंट निकल सकते हैं वो हम डिस्कस कर सकते हैं। अब जैसे कल हमने आर्टिकल डिस्कस किया था वो वाला सेकुलरिज्म वाला, मंदिर कमेटी ने फैसला लिया था कि जो नॉन हिंदूज यहाँ आएंगे तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। अब भाई ये जो आर्टिकल्स होते हैं ना, ये सिर्फ एक कंटेक्स्ट है कि मंदिर कमेटी ने फैसला लिया कि जो नॉन हिंदू हैं उनको एफिडेविट देना पड़ेगा। ये सिर्फ एक कंटेक्स्ट है। अब ये चीज हर जगह लागू होती है। मान लो कोई मस्जिद कमेटी ऐसा फैसला ले कि हाँ भाई जो नॉन मुस्लिम्स अगर आते हैं तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, उस आर्टिकल के पॉइंट वहां पे भी लागू होंगे। अगर कोई चर्च ये फैसला लेती है कि जो नॉन क्रिश्चियन है वहां पे वो अगर आएंगे चर्च में तो उनको एफिडेविट देना पड़ेगा, तो कल वाले आर्टिकल के पॉइंट वहां पे भी लागू होंगे। आप कंटेक्स्ट को सिर्फ कंटेक्स्ट की तरह समझो और कंसेप्ट के जो पॉइंट्स है ना वो आप यूज कर सकते हो दूसरी जगह पे। समझे? तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज दो इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। एक तो सीएपीएफ बिल वाला जो लेके आई है सरकार, दूसरा ईरान की जो लड़ाई चल रही है ना गल्फ कंट्रीज के साथ में, ये कभी खत्म नहीं होगी। ये मैनेज की जा सकती है क्योंकि ये लड़ाई जो है वो स्ट्रक्चर की लड़ाई है। स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है इनका आपस में कि लड़ाई होगी ही होगी। कैसे डिस्कस करेंगे आज की डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस बिल 2026 से संबंधित है। आपने सिलेबस में जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी में जो वेरियस सिक्योरिटी एजेंसीज वाला टॉपिक है ना वहां से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सरकार देखो एक बिल लेकर आ रही है राज्यसभा में, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026। ये जो बिल है ना, ये बिल देखो इन फोर्सेस में ना आईपीएस ऑफिसर्स की डोमिनेंस को बरकरार रखेगा। पहले मैं आपके बेसिक्स क्लियर करता हूं। देखो ये जो फोर्सेस है ना, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये क्या है? ये सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या फिर देखो देश के बॉर्डर पर सुरक्षा मेंटेन करने के लिए। जैसे बीएसएफ है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सुरक्षा प्रोवाइड करती है, बॉर्डर्स को गार्ड करती है बीएसएफ। एसएसबी, एसएसबी नेपाल बॉर्डर को गार्ड करती है ना। सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ तो अलग अलग जगह पे काम आती है, जैसे नक्सलाइट से लड़ना हो, इवन इलेक्शन कंडक्ट करवाने में भी सीआरपीएफ का रोल रहता है। सीआईएसएफ, एयरपोर्ट पे आप जाते हो, मेट्रो में जाते हो तो सीआईएसएफ जो है वो गार्ड करती है, इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन है उनको गार्ड करती है। अब इन पैरामिलिट्री फोर्सेस में, इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है? वो एक अलग से एग्जाम के थ्रू होता है, सीएपीएफ का एग्जाम। वो भी सीएपीएफ का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करती है ऑफिसर्स का सिलेक्शन करने के लिए। वो सिविल सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू नहीं होता। और जैसे ही कोई एग्जाम क्लियर करता है ना ये सीएपीएफ वाला, तो उसकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो एसी पे होती है ना, असिस्टेंट कमांडेंट पे होती है, फिर डिप्टी कमांडेंट, फिर सेकंड इन कमांड कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, एडीजी, डीजी। शिकायत ये रहती है सीएपीएफ ऑफिसर्स को कि भाई हमने भी एग्जाम क्लियर किया है यूपीएससी का, लेकिन होता क्या है, जिस पर्सन ने, मतलब जो सिविल सर्विसेज का टॉपर होता है, जिसे पुलिस सर्विस मिली होती है ना, यानी आईपीएस, वो इस हायरार्की में आईजी लेवल पे आ जाता है या फिर एडीजी लेवल पे आ जाता है, डीजी लेवल पे आ जाता है। तो सीएपीएफ ऑफिसर्स कहते हैं हमारी तो प्रमोशन हो ही नहीं पाती क्योंकि बाहर से एक आईपीएस ऑफिसर आता है हमारे डिपार्टमेंट में, हमारी फोर्स में, वो डेपुटेशन पे आता है, टॉप पोस्ट पे आके बैठ जाता है
और हमारी जो प्रमोशन है वो रुक जाती है क्योंकि पाइपलाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। इस मामले में देखो सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था 23 मई 2025 को। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि भाई सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में आईपीएस ऑफिसर्स जो डेपुटेशन पे आके काम करते हैं बाहर से, उनकी डेपुटेशन कम से कम होनी चाहिए। मतलब डीआईजी और आईजी लेवल पे खास करके 2 साल के अंदर अंदर आईपीएस ऑफिसर्स की जो डेपुटेशन है वो कम करो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2025 में एक रिव्यू पिटीशन डाल दिया सुप्रीम कोर्ट के पास में कि सर जी हमारा जो आपका जो फैसला है इसे आप प्लीज रिव्यू कर लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, फाइल यहां से लेके जाओ, हम डिसमिस कर रहे हैं। तो अब क्या, अब जो हो रहा है वो तो मैंने आपको बताया कि इवन रिव्यू डिसमिस होने के बाद में अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेके आ गई है ताकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई किया जा सके। लेकिन हां, एक चीज मैं आपको बताता हूं, कोर्ट ने रीजनिंग क्या दी ये वर्डिक्ट देते वक्त। कोर्ट ने बोला कि भाई आईपीएस ऑफिसर्स का दबदबा रहता है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में टॉप लेवल पे, तो इनकी यानी सीपीएफ ऑफिसर्स की जो करियर ग्रोथ है ना वो स्टेगनेंट हो जाती है, रुक जाती है। उनका जो मोराल है वो कम हो जाता है कि भाई ग्राउंड लेवल पे हम ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे टॉप पे एक ऐसा आदमी आके बैठ जाता है जो हमारी फोर्स का है ही नहीं, जो बाहर का है। तो सीएपीएफ ऑफिसर्स को भी फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए प्रमोशन की। तो ये कोर्ट ने रीजनिंग दी थी वर्डिक्ट देते वक्त। लेकिन सेंटर तो सेंटर है, उन्होंने 11 मार्च 2026 को मतलब यूनियन कैबिनेट ने ड्राफ्ट सीएपीएफ बिल को अप्रूवल दे दिया। सेंटर के क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं वो भी सुनने जरूरी हैं। सेंटर का ये कहना है कि भाई ये जो सीएपीएफ है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, जैसे सीआरपीएफ वगैरह है, अब इनको ना स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ना क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करना पड़ता है, क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ में। तो अगर मान लो सीएपीएफ में टॉप पे आईपीएस ऑफिसर बैठा है ना, उसे डील करना है स्टेट गवर्नमेंट में भी आईपीएस ऑफिसर से, आईएएस ऑफिसर से, तो वो बेहतर ढंग से डील कर पाता है। सीएपीएफ का ऑफिसर मान लो टॉप पे है, उसे स्टेट गवर्नमेंट से डील करना है, स्टेट गवर्नमेंट में जो बैठे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर्स हैं उनसे डील करना है, तो उसका कोऑर्डिनेशन शायद उतना बढ़िया ना हो जितना कि सीएपीएफ में टॉप पे जो आईपीएस ऑफिसर आया है उसका कोऑर्डिनेशन बढ़िया होगा, क्योंकि उसे पता है आईएएस आईपीएस ऑफिसर कैसे काम करते हैं, प्रशासन कैसे काम करता है, उसे पता है। इसलिए आईपीएस ऑफिसर की डेपुटेशन जरूरी होती है, क्योंकि इनके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होता है। वो ये इंश्योर करते हैं इवन यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में भी क्लोज कोऑर्डिनेशन रहे। फिर इसी चक्कर में ये सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जो हैं वो बिल लेके आए हैं। ये जो है वो एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला बिल है। अम्ब्रेला बिल मतलब ये कहते हैं कि हम ग्रुप ए के जनरल ड्यूटी जो ऑफिसर्स हैं ना सीएपीएफ में, उनकी रिक्रूटमेंट और उनकी सर्विस की कंडीशंस को रेगुलेट करेंगे इस सीएपीएफ बिल 2026 की सहायता से। हम उनकी सर्विस से संबंधित लेजिस्लेटिव क्लैरिटी लेके आ रहे हैं इस बिल के थ्रू, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और फेडरल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको बैलेंस कर रहे हैं जुडिशियल डायरेक्शन से। जुडिशियल डायरेक्शन मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया ना, उसको बैलेंस किया जा रहा है जो रिक्वायरमेंट है ग्राउंड लेवल पे उसके हिसाब से। समझ गए? तो बिल में एक बात ये बोली गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। आमतौर पे देखो जो डीओपीटी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो डिपार्टमेंट है वो देखता है सर्विस रिलेटेड चीजों को। लेकिन यहां पे बिल में बोला गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी डीओपीटी को इग्नोर कर दिया गया है इन सीएपीएफ ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट और सर्विस की कंडीशंस को रेगुलेट करते वक्त। समझ गए? अच्छा, एक प्रोविजन ये किया गया है बिल में, नोट विद स्टैंडिंग क्लोज। नोट विद स्टैंडिंग क्लोज का मतलब समझते हो कि बिल के अलावा कहीं पर भी कोई रूल है, जुडिशरी ने कोई भी वर्डिक्ट दिया है, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, बल्कि बिल के अंदर जो क्लोजेस हैं उनको फाइनल माना जाएगा। ये मतलब है नोट विद स्टैंडिंग क्लोज का। ये देखो, एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, फर्क नहीं पड़ता किसी दूसरे लॉ में कुछ दिया है, किसी जुडिशरी ने वर्डिक्ट कुछ दिया है, वो फर्क नहीं पड़ता। जो बिल में अब ये लिखा गया है ये फाइनल होगा।
समझ गए? तो राइटर एक पॉइंट ये बोलते हैं, देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी अगेंस्ट जाता है कि किस प्रकार से सरकार जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को नलीफाई करवाना चाहती है। तो ये सेपरेशन ऑफ पावर्स पे क्वेश्चन रेज करता है। बिल के प्रोविजंस क्या है? बिल देखो, जो आईजी रैंक के ऑफिसर्स हैं ना और डीजी रैंक के ऑफिसर्स हैं, वहां पे 50%, आईजी लेवल के पोस्ट पे 50% जो पोस्ट हैं वो डेपुटेशन से फिल होनी चाहिए, यानी आईपीएस ऑफिसर फिल करेंगे 50% जो आईजी की पोस्ट है, और एडिशनल डीजी की जो 67% पोस्ट है वो आईपीएस ऑफिसर्स फिल करेंगे डेपुटेशन से, और स्पेशल डीजी और डीजी रैंक की जो पोस्ट है वो तो 100% देखो आईपीएस ऑफिसर्स के द्वारा ही फिल की जाएगी। यहां पे सीएपीएफ ऑफिसर पहुंच ही नहीं पाएंगे, मतलब कोई कितना ही काबिल सीएपीएफ ऑफिसर हो वो स्पेशल डीजी या फिर डीजी रैंक पे नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ रिजर्व कर दी गई है आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। इसीलिए जो रिटायर्ड सीएपीएफ ऑफिसर्स हैं वो अलग अलग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लेटर लिख रहे हैं इस बिल के अगेंस्ट कि ये बिल गलत है। आईपीएस ऑफिसर्स की डेपुटेशन सीएपीएफ कैडर के ऑफिसर्स का मोरल डाउन करता है, उनका प्रमोशन रोकता है। आप यहां पे ना आर्टिकल में फिर ग्राउंड रियलिटी बताई जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि इतनी प्रमोशन स्लो है सीएपीएफ ऑफिसर्स की कि एंट्री लेवल पे ही एक असिस्टेंट कमांडेंट जो है ना वो 16-16 साल तक कई बार अटक के रह जाता है, उसकी प्रमोशन ही नहीं होती। मतलब यहां पे एंट्री की असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे और 16 साल से वो ऑफिसर इसी पोस्ट पे अटका हुआ है, कोई प्रमोशन नहीं। ये हालात हैं। आइडियली देखो ऐसा होना चाहिए, उस ऑफिसर को डिप्टी कमांडेंट बनना चाहिए 4 सालों में, फिर फर्दर सेकंड इन कमांड 9 सालों में, कमांडेंट 13-14 सालों में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रमोशन बहुत ज्यादा डिलेड है। एक अजय मलिक का केस बताया जाता है, असिस्टेंट कमांडेंट जिन्होंने झारखंड में ना एंटी माओइस्ट ऑपरेशन में गलती से आईईडी पे पैर रख दिया था और वो आईईडी ब्लास्ट हो गया, उन्हें एम्स में एडमिट करवाया गया। उन्हें पिछले 15 सालों में एक भी प्रमोशन नहीं मिली है। और बात यह है ना, सीएपीएफ ऑफिसर्स कहते हैं भाई ग्राउंड पे ऑपरेशन हम करते हैं, रिस्क हम उठाते हैं। आईपीएस ऑफिसर जिस पोस्ट पे डेपुटेशन पे आता है ना, आईजी लेवल पे या फिर उससे ऊपर, वो तो ग्राउंड में जाते ही नहीं, वो ग्राउंड में ऑपरेशन करने बहुत कम जाते हैं। तो जान का जोखिम हम उठाते हैं, लेकिन प्रमोशन हमें नहीं मिलती। आउटसाइड से कोई हमारा लीडर बन के रह जाता है, उसे ही सारा फायदा होता है। अच्छा, एक और चीज है एनएफयू, नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन। इसका क्या मतलब है? ये ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2006 में इंट्रोड्यूस किया था सेंट्रल ग्रुप ए सर्विसेज के लिए। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब देखो ये है, जब कोई आईएएस ऑफिसर किसी सर्टेन सैलरी लेवल पे पहुंचता है ना, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल मान लीजिए 1 लाख बेसिक सैलरी होगी आईएएस ऑफिसर की, मैं सिर्फ एक रैंडम बोल रहा हूं फिगर समझाने के लिए, कि आईएएस ऑफिसर की सैलरी हो गई 1 लाख बेसिक। तो अब देखो उस आईएएस ऑफिसर से 2 साल सीनियर जो सेंट्रल ग्रुप ए सर्विस के ऑफिसर्स हैं ना, जो 2 साल सीनियर हैं उस आईएएस ऑफिसर से, उनकी सैलरी भी 1 लाख बेसिक होनी चाहिए। यह मतलब है नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन का, एनएफयू। ये देखो, व्हेन एन आईएएस ऑफिसर रीचेज ए सैलरी लेवल, और दूसरी सर्विस में ग्रुप ए सर्विसेज के जो ऑफिसर्स हैं वो 2 साल सीनियर हैं उस आईएएस ऑफिसर से, उनकी भी सैलरी जो है वो आईएएस ऑफिसर के बराबर होनी चाहिए। लेकिन राइटर बोलते हैं ये चीज ना इंप्लीमेंट नहीं की जा रही है। ये देखो, एनएफयू नेवर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड फॉर देम, सैलरी डिसएडवांटेज हमेशा रहता है। और ये पॉइंट तो मैंने आपको बोला कि डीओपीटी को बाईपास किया जा रहा है और एमएचए रूल्स फ्रेम करेगी, डीओपीटी को इग्नोर किया जा रहा है। तो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन इस बिल से रिलेटेड यूपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ आईपीएस डेपुटेशन पॉलिसी इन द करियर प्रोग्रेशन ऑफ सीएपीएफ ऑफिसर, या फिर डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ आईपीएस डेपुटेशन इन द इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज विद रेफरेंस टू सीएपीएफ बिल 2026। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, गल्फ जियोपॉलिटिक्स से संबंधित है। सी राजा मोहन का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस से। मतलब वो इस आर्टिकल में ये बोलते हैं कि देखो, ईरान का वार स्टार्ट हुआ इजराइल और यूएस के साथ में, लेकिन ईरान ने बम गिरने स्टार्ट कर दिए किसके ऊपर? उनके जो पड़ोसी देश हैं, गल्फ के कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, उनके ऊपर। तो
गल्फ और ईरान के बीच की ये दुश्मनी है ना, ऐसा नहीं है कि ये जो युद्ध खत्म हो गया तो वो दुश्मनी खत्म हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि ये जो दुश्मनी है वो 1979 में ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद स्टार्ट हुई। ये जो दिक्कत है ना ईरान और गल्फ कंट्रीज के बीच में, ये ईरान है और ये ऊपर गल्फ कंट्रीज हैं, मतलब इनके बीच में ये जो दिक्कत है ना, ये दिक्कत देखो स्ट्रक्चर की दिक्कत है। आप बोलोगे सर स्ट्रक्चर की क्या दिक्कत है? स्ट्रक्चर की दिक्कत देखो ऐसे है, ईरान आप देखो कितना बड़ा देश है, ईरान की टोटल पॉपुलेशन है 90 मिलियन यानी 9 करोड़। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में जो ये 6 देश है ना, इनकी टोटल पॉपुलेशन मिला के ही 27 मिलियन है, बहुत कम है। आप कंपेयर करके देखोगे 6 डिवाइडेड किंगडम्स की मिला के पॉपुलेशन 27 मिलियन है, ईरान की अकेले की पॉपुलेशन 90 मिलियन है। समझ गए? मतलब एक तरफ ईरान है बड़ा सा यूनिफाइड देश, दूसरी तरफ अरब गल्फ है, छोटे छोटे बटे हुए किंगडम्स हैं। क्या अरब स्टेट्स अकेले ईरान को बैलेंस कर सकते हैं? आंसर है नो। ये देखो इम्पॉसिबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन ही नहीं सकता ईरान का इन देशों के साथ में, क्योंकि ईरान बड़ा देश, ज्यादा पॉपुलेशन वाला, और ये जो गल्फ कंट्रीज हैं ये छोटे छोटे हैं, बटे हुए हैं। तो इस डर की वजह से ना जो ये अरब स्टेट्स हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कभी देखो बाहर की जो ताकत है जैसे यूएसए वगैरह है उन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन यूएसए का जो मूड है ना वो बदलता रहता है। यूएसए कभी इनका दोस्त बन जाता है, कभी यूएसए इनसे नाराज हो जाता है। मतलब गल्फ देशों की जो सिक्योरिटी है वो यूएसए के मूड स्विंग पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? यूएसए के मूड स्विंग पर। करंट न्यूज तो आपको पता ही है, करंट न्यूज क्या थी? यूएसए ने, बिल्कुल लेटेस्ट बताऊं तो यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले बोला था 2 दिनों के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज खोले, ये जो है ईरान शिप्स को आने दे, अदरवाइज हम इनके पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करेंगे। लेकिन जैसे ये डेडलाइन खत्म होने वाली थी, फिर यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने बोला कि हमारी बातचीत चल रही है ईरान के साथ में, तो 5 दिनों तक मैं एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कुछ नहीं करूंगा। तो लेटेस्ट तो ये हुआ है। राइटर बोलते हैं इनके बीच की इक्वेशन समझने के लिए ना 150 साल पहले चलते हैं। 150 साल पहले गल्फ कंट्रीज का बॉस कौन हुआ करता था? ऑफ कोर्स ग्रेट ब्रिटेन। मतलब इंडिया पे ब्रिटेन का राज था और यहीं से ब्रिटेन जो था वो गल्फ को कंट्रोल किया करता था। ये उस समय की बात है। ब्रिटिश राज जो था ना वो गल्फ के कमजोर देशों को सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे, प्रोटेक्ट किया करते थे। और ब्रिटेन का उस समय, ब्रिटिश राज का उस समय ईरान के साथ में भी वर्किंग रिलेशनशिप थी। मतलब कोई लड़ाई झगड़ा इतना खास नहीं था, वर्किंग रिलेशनशिप थी। लेकिन देखो फिर धीरे धीरे ना 3 बदलाव हो गए। एक तो ब्रिटेन की पावर कम हो गई, दूसरा 1971 में ये जो किंगडम्स थे गल्फ में, ये यूएई वगैरह, ये सब नाराज, ये सब आजाद हो गए 1971 में। और तीसरा सबसे बड़ा जो घटनाक्रम है वो ये हुआ 1979 में ईरान में आ गया इस्लामिक रेवोल्यूशन। इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया 1979 में। फिर 1981 में क्या बन गया? जीसीसी बन गया, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, और 2003 में इराक वार हुआ। ये बोलोगे सर आपने तो टाइमलाइन बता दी इवेंट्स की, कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन देखो ये है, कई लोगों को ये लगता है कि 1979 में जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है, कुछ लोगों को लगता है कि जब से इस्लामिक रेवोल्यूशन आया है तब से ईरान और गल्फ कंट्रीज की आपस में बनती नहीं है, लड़ाई है। ऐसा नहीं है। मैंने बोला ना स्ट्रक्चर की दिक्कत है। इवन 1979 से पहले शाह डायनेस्टी थी ईरान में। शाह डायनेस्टी थी ईरान में, मोहम्मद रेजा शाह ये मोनार्क थे। इन्होंने भी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों के साथ, जीसीसी वैसे बना 1981 में, ये काउंसिल 1981 में बना था। लेकिन 1979 में पहले जो शाह डायनेस्टी का रूल था ना, उन्होंने भी गल्फ कंट्रीज के साथ में गलती किया था। उन्होंने क्या किया था 1971 में? अबू मूसा और टुनब्स, ये जो आइलैंड्स हैं, इन पे कब्जा कर लिया। समझ गए? बहरीन को अपना 14वां प्रोविंस डिक्लेयर कर दिया शाह डायनेस्टी ने, बाद में हालांकि पीछे हट गए थे। ओमान के दोफार में अपनी ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया था। क्यों डिप्लॉय किया था? क्योंकि वहां पे लेफ्ट इंसर्जेंसी थी। आप बोलोगे सर लेफ्ट इंसर्जेंसी थी और ट्रूप्स को डिप्लॉय किया ईरान ने, तो भलाई तो किया था, लेकिन ईरान ने अपनी ट्रूप्स को ओमान के दोफार में भला करने के लिए डिप्लॉय नहीं किया था, अपने आप को बोझ साबित करने के लिए किया था। फिर
शाह डायनेस्टी ने ना अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाया यूएस की बैकिंग की सहायता से। ये सब किसने किया था? ये सब किया था शाह डायनेस्टी ने 1979 से पहले। लेकिन 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया ईरान में। इस्लामिक रेवोल्यूशन हो गया यानी मोनार्की खत्म हो गई, थियोक्रेसी आ गई। और सबसे ज्यादा पावरफुल कौन थे? ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी, ये पावर में आ गए। अब 1979 से पहले ना ईरान के लोगों की ना पर्शियन आइडेंटिटी मजबूत थी। वो अपने आप को ज्यादा पर्शियन आइडेंटिटी के ज्यादा क्लोज समझते थे। लेकिन 1979 के बाद में ना जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, वहां पे इसके बाद में वहां पे पर्शियन आइडेंटिटी कमजोर होना स्टार्ट हो गई और शिया रेवोल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी ना, वो वाली आइडेंटिटी जो थी वो ज्यादा मजबूत होनी स्टार्ट हो गई। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं, आज का बांग्लादेश है, वहां पे देखो दो आइडेंटिटी है। एक बांग्ला आइडेंटिटी कि वो बांग्ला भाषा बोलते हैं, दूसरी मुस्लिम आइडेंटिटी कि वो मुस्लिम है। अब जब शेख हसीना पावर में थी ना, तो वो चाहती थी कि बांग्लादेश के लोगों की जो बांग्ला आइडेंटिटी है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। लेकिन जैसे जो जमात उल दवा जो वहां पे संगठन नहीं है बांग्लादेश में, वो चाहते हैं कि मुस्लिम आइडेंटिटी जो है वो ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। लोग जो हैं वो अपने आप को मुस्लिम समझते हुए फैसले ले, ना कि अपने आप को बांग्ला समझते हुए। तो ऐसे ही ईरान में हुआ। 1979 से पहले पर्शियन आइडेंटिटी मजबूत थी, लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गया तो वहां पे फिर वो वाली दूसरी जो आइडेंटिटी थी, मुस्लिम आइडेंटिटी, वो ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। समझ गए? फिर क्या था? फिर ईरान ने क्या किया? 1979 की रेवोल्यूशन के बाद ईरान ने प्रोक्सी फोर्सेस को यूज करना स्टार्ट कर दिया, पड़ोसी देशों में दखलंदाजी स्टार्ट कर दी। समझ गए? फर्क क्या था? फर्क ये था, शाह डायनेस्टी जब तक थी यूएस से दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब यूएस से दुश्मन बन गया और जो रिलीजन को लेकर लड़ाई जो थी वो बढ़ गई। और एक और गलती जो थी वो देखो दोनों ने की, शाह डायनेस्टी ने भी की और इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खोमेनी ने भी की। क्या की? बाहरी एडवेंचर्स पे पैसा उड़ाया। बाहरी एडवेंचर्स जैसे ईरान हिजबुल्लाह को पैसा देता है, हाउथी रिबल्स को पैसा देता है, हमास को पैसा देता है। तो ईरान में ना इस चीज को लेके बहुत नाराजगी है। ईरान के लोग कहते हैं कि माई लाइफ इज फॉर ईरान, माई लाइफ इज नॉट फॉर गजा, माई लाइफ इज नॉट फॉर लेबनान। तो ईरान के लोगों का यह बड़ा गुस्सा रहता है कि भाई बाहर के संगठनों पे आप पैसा क्यों उड़ा रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर देखो ये हुआ, ईरान को रोकने के लिए ना जो गल्फ कंट्रीज थे ना, उन्होंने पहले तो साथ लिया किसका? इराक का। सद्दाम हुसैन हुआ करते थे इराक में, तो गल्फ कंट्रीज ने सद्दाम हुसैन को बोला कि भाई तुम ईरान के साथ में लड़ो। तो 1980 से लेकर 1988 के बीच में 8 सालों तक युद्ध चला। किस किस के बीच में? ईरान और इराक के बीच में। ईरान रुक गया, इस युद्ध के बाद ईरान रुक गया, लेकिन कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। क्या कीमत चुकानी पड़ी? गल्फ कंट्रीज ने जो सद्दाम को बोला था ना कि आप हमारी सुरक्षा कीजिए ईरान से, उसी सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर अटैक कर दिया 1990 में। समझ गए? यानी जो शील्ड था, आपका जो कवच था, उसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। बैकफायर कर गया सद्दाम को यह बोलना कि आप ईरान से हमारी सुरक्षा करो। फिर देखो मजबूरी में अमेरिका को आना पड़ा 1991 में कुवैत को बचाने के लिए। यूएसए ने इराक को कुवैत से निकाल दिया और अपने मिलिट्री बेस ना गल्फ कंट्रीज में अब सीधा सीधा इस्टेब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। समझ गए? यानी अमेरिका की एंट्री हो गई गल्फ कंट्रीज में, सीधा सीधा उसने अपने मिलिट्री बेस बनाने स्टैब्लिश कर दिए, ताकि फ्यूचर में कोई और, जैसे सद्दाम ने कुवैत के ऊपर अटैक किया ना, कोई और अटैक ना कर पाए। हम सुरक्षा करेंगे गल्फ कंट्रीज की, ऐसा यूएसए ने बोला। समझ गए? एक गल्फ नाटो बनाने की भी बात हुई थी, गल्फ नाटो, लेकिन वो बात आगे नहीं बढ़ सकी, गल्फ नाटो बना नहीं। नाटो का एक प्रमुख रूल है ना आर्टिकल 5, एक पे हमला मतलब सभी पे हमला। फिर राइटर बोलते हैं अरब्स ने ना एक दूसरी गलती करी। दूसरी गलती क्या थी? क्योंकि देखो ईरान में ना शिया लोग ज्यादा हैं, शिया लोग ज्यादा हैं, तो शिया ईरान को रोकने के लिए ना गल्फ कंट्रीज ने रेडिकल सुन्नी को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। रेडिकल सुन्नी फोर्सेस को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया।
लेकिन देखो इसका रिजल्ट क्या निकला, रेडिकल सुन्नी फोर्सेस को गल्फ कंट्रीज के द्वारा सपोर्ट किया गया। इसका रिजल्ट निकला 9/11, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया गया अल कायदा के द्वारा। फिर अल कायदा ने हमला किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, यूएसए ने वार ऑन टेरर स्टार्ट किया 9/11 के बाद में। फिर 2003 में इराक पे हमला किया, सद्दाम हुसैन को पकड़ा गया, फांसी दी गई और इराक की जो मिलिट्री थी उसे डिसबैंड किया गया। जब इराक की मिलिट्री डिसबैंड हो गई ना, सद्दाम हुसैन की जो मिलिट्री थी वो डिसबैंड हो गई, ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी जीत साबित हुई, क्योंकि जिस इराक को ईरान हरा नहीं पाया 8 सालों तक, यूएस ने उस इराक को खत्म कर दिया और एक गिफ्ट दे दिया ईरान को। इराक खत्म हो गया जो पहले पावरफुल था, तो फिर ईरान की पावर जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, समझ गए। और बगदाद में रूल किसका आ गया? बगदाद में रूल आ गया सिया एलाइज का। ऐसे सिया एलाइज जो ईरान के साथ में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते थे। तो फिर हुआ क्या, सीधा सीधा ईरान के इराक के साथ में रिश्ते ठीक हो गए, क्योंकि इराक की सत्ता में सिया एलाइज आ गए। तो उनको ना लेबनान तक एक पूरा रूट मिल गया। उनको जो इनकी लेबनान की राजधानी है ना, शायद बेरूत है क्या, राजधानी है, पता नहीं, बड़ा शहर है, जो भी है, ईरान को ना लेबनान तक, जहां पे हिजबुल्लाह है वहां तक एक क्लियर रूट मिल गया इराक के थ्रू, क्योंकि इराक में उनके एलाइज की सरकार आ गई। तो इस वजह से ना ईरान का जो इन्फ्लुएंस था घटने के बजाय बढ़ गया, समझ गए। तो ईरान का इन्फ्लुएंस बढ़ गया, इस वजह से ना इजराइल और जो गल्फ कंट्रीज थे वो आपस में बन गए दोस्त। क्यों? क्योंकि ईरान का जो इन्फ्लुएंस था वो बढ़ गया था, दोस्त बन गए। इस वजह से अब्राहम अकॉर्ड साइन हुए। अब्राहम अकॉर्ड के अंतर्गत इजराइल के रिश्ते अच्छे हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, यूएई के साथ में, जॉर्डन के साथ में, कुछ दूसरे देशों के साथ में। तो ये पूरा इतिहास है। तो दिक्कत स्ट्रक्चर में है। किसमें है? स्ट्रक्चर में दिक्कत है। अभी तो आपको पता है नेगोशिएशन चल रही हैं। नेगोशिएशन यही है, यूएस, इजराइल और अरब कंट्रीज ये चाहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को बंद कर दे, और अपने इनके जो प्रोक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हौथी, इनको सपोर्ट देना बंद करें। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहना चाहिए। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है ना, ये इंटरनेशनल कंट्रोल में रहना चाहिए, समझ गए। तो ये मांगे हैं अरब कंट्रीज की। जबकि ईरान क्या चाहता है? ईरान ये चाहता है कि न्यूक्लियर और मिसाइल टेक्नोलॉजी उसका सोवरेन राइट है। यूएस जो बेस हैं अभी अरब कंट्रीज में वो हटने चाहिए। फ्यूचर अटैक की गारंटी मिले कि फ्यूचर में कोई अटैक नहीं होगा। वार की वजह से जो नुकसान हुआ है उसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे ईरान का कंट्रोल रहना चाहिए। ये सब ईरान की डिमांड्स हैं। तो एक्सपर्ट ये बोलते हैं, मतलब सी राजा मोहन ये बोलते हैं खास करके, देखो इस ईरान और गल्फ कंट्रीज की आपस में लड़ाई है ना, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ईरान इतना स्ट्रांग है कि उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, बट इतना स्ट्रांग भी नहीं है कि वो अकेले रूल करें। इसलिए देखो गल्फ कंट्रीज को ना यूएस की सपोर्ट की आवश्यकता है। यूएसए कहीं नहीं जाने वाला है, और यूएसए को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ना इंडिया, ना रशिया, ना चाइना, कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। और 2023 में यूपीएससी ने जो मेंस का क्वेश्चन पूछा था, एग्जामिन द जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट ऑफ बायलैटरल कॉन्फ्लिक्ट्स इन मिडिल ईस्ट ऑन इंडिया, ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। मिलते हैं कल फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।